हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज की इस वीडियो में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मैटर एंड इट्स स्टेट्स। दोस्तों, द्रव्य और इसकी अवस्थाएं, इनके बारे में दोस्तों डिस्कस करेंगे। ठीक है, मैटर कितने टाइप के होते हैं, किस कौन कौन से द्रव्य जो है वो पाए जाते हैं। ठीक है, उनको कन्वर्ट करने की जो प्रक्रिया होती है दोस्तों, उसको क्या बोला जाता है, सब कुछ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, हमेशा की तरह वीडियो बहुत छोटी सी रहेगी, इन्फॉर्मेशन आपको पूरी मिलेगी, तो मेक श्योर आप वीडियो एंड तक जरूर देखें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचती रहे। ठीक है, और दोस्तों टेलीग्राम ग्रुप से भी आप जरूर जुड़ जाएं। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, उस लिंक पर क्लिक करके आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, तो ज्वाइन कर लेना। सारे नोट्स और पीडीएफ दोस्तों आपको उसमें प्रोवाइड होते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो दोस्तों, द्रव्य या मैटर किसको बोला जाता है दोस्तों? एवरीथिंग दैट्स एग्जिस्ट्स इन द यूनिवर्स दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज़ मास इज कॉल्ड मैटर। ब्रह्मांड में उपस्थित वह सब कुछ जो स्थान घेरता है, जिसका द्रव्यमान हो, द्रव्य कहलाता है। ठीक है, इवन एक दोस्तों जो धूल का कण होता है दोस्तों, वो भी द्रव्य कहलाता है। ठीक है, एक डस्ट पार्टिकल भी जो दोस्तों है वो द्रव्य कहलाता है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, इसके एग्जाम्पल की अगर मैं बात करता हूँ आपसे, तो दोस्तों एक प्लेट, टॉयज़, और ये आपका दोस्तों शतरंज के प्यादे, पेंसिल, और दोस्तों ये सभी मैटर के अंदर आते हैं। ठीक है, हालांकि दोस्तों मैटर जो है वो अलग अलग टाइप के होते हैं, सब कुछ डिस्कस करेंगे। ठीक है, लेकिन ये ब्रह्मांड में उपस्थित हर एक चीज़, इसका कोई ना कोई मास या फिर वो स्थान घेरती हो दोस्तों, तो उसको मैटर बोला जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब देखिए दोस्तों, प्रत्येक वस्तु का कुछ द्रव्यमान एवं आयतन होता है। ठीक है, द्रव्यमान को बोला जाता है दोस्तों मास, और आपका वॉल्यूम को बोला जाता है दोस्तों आयतन। ठीक है, द्रव्यमान किसी वस्तु में द्रव्य की मात्रा, उसको दोस्तों उसका बोला जाता है द्रव्यमान। और दोस्तों, वस्तु द्वारा घेरे गए स्थान को क्या बोला जाता है? आपका आयतन बोला जाता है। ठीक है, जैसे मैं अगर मैं आपसे बात करूं कि एक गिलास है आपके पास, तो दोस्तों उसमें आप कितना जो लिक्विड या फिर कितना उसमें पानी आप फिल कर सकते हैं, वो होता है उसका दोस्तों आयतन। ठीक है, और द्रव्यमान क्या किसको बोला जाता है दोस्तों? जैसे कोई वस्तु है दोस्तों, पृथ्वी द्वारा उस पर जो गुरुत्वाकर्षण बल लगता है दोस्तों, उसके मान से जब आप उसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं दोस्तों, जैसे आप इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझिए दोस्तों। मान लीजिए आपके पास एक 5 किलो की एक बॉल है। ठीक है, तो दोस्तों 5 किलोग्राम तो बॉल का वजन हो गया। और दोस्तों जो गुरुत्वाकर्षण बल का मान होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दोस्तों, उससे जब आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो दोस्तों उसका आता है फिर द्रव्यमान। ठीक है, उसको उसका द्रव्यमान बोला जाता है। ठीक, तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं। आप देखिए, यहाँ पर देख भी सकते हैं, अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों डेंसिटी यानी कि घनत्व के बारे में, तो दोस्तों घनत्व का एक फॉर्मूला होता है डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, यानी कि द्रव्यमान अपॉन आयतन। ठीक है, जैसे आप ये प्लास्टिक की बोल यहाँ पर लेंगे, आप एक 100 ग्राम की ये बोल है दोस्तों। ठीक है, अगर आप इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो दोस्तों आपको इसको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो आपके पास आ जाएगा आपका 0.1 kg। ठीक है, और दोस्तों अगर मैं बात करता हूँ इसके आयतन के बारे में दोस्तों, इसका आयतन कितना होगा, तो दोस्तों देखिए यहाँ पर एक दोस्तों आप इस फॉर्मूले का यूज करेंगे मास अपॉन वॉल्यूम का, तो दोस्तों 0.1 kg अपॉन 0.1 मीटर क्यूब दोस्तों, तो इसका जो डेंसिटी है दोस्तों वो आ जाएगी आपकी 1 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, डेंसिटी का जो सूत्र होता है, सॉरी मात्रक होता है, वो होता है दोस्तों किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, किलोग्राम पर मीटर क्यूब में दोस्तों घनत्व को मापते हैं, डेंसिटी को मापते हैं। ठीक है, अब देखिए अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों 500 ग्राम की आपके पास कोई लोहे की बॉल है। ठीक है, और दोस्तों उसका जो वॉल्यूम है, आयतन है दोस्तों, वो 0.1 मीटर क्यूब है। ठीक है, तो दोस्तों इसकी डेंसिटी कैसे निकालेंगे हम? डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, वही फॉर्मूला आप लगाएंगे, तो दोस्तों पॉइंट से पॉइंट यहाँ पर कट जाएगा, तो 5 किलोग्राम पर मीटर क्यूब इसका आयतन सॉरी घनत्व इसका निकल कर आएगा आपके पास। ठीक है, ये अलग अलग डेंसिटी है इसकी, ये प्लास्टिक की बॉल की है दोस्तों, और ये आपकी मेटल की बॉल की है। ठीक है, देखिए दोस्तों वैसे भी मेटल की जो डेंसिटी होती है बहुत अधिक होती है। ठीक है, घनत्व ज़्यादा होता है मेटल का, प्लास्टिक की तुलना में प्लास्टिक का घनत्व कम होता है। ठीक है, इस चीज़ को मैं आगे भी आपके साथ डिस्कस करूंगा, आप वीडियो में बने रहें, आपको सारी चीज़ें क्लियर करता हुआ मैं चलूँगा। ठीक है, अब देखिए अगर आप यहाँ पर ये फॉर्मूला देखना चाहते हैं कन्वर्ट करने का दोस्तों, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, ये आप यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, अब
ये है दोस्तों इंग्लिश में आपका, ठीक है, और ये है आपका हिंदी में, ठीक है। आयतन दोस्तों क्या होता है, पदार्थ द्वारा घेरे गए त्रिविमीय स्थान की माप को ही आयतन कहते हैं, ठीक है। और घनत्व क्या, त्रिविमीय का मतलब समझिए, देखिए दोस्तों आप, जब त्रिविमीय का मतलब होता है दोस्तों थ्री डायमेंशन, यानी कि 3D जो इमेज होती है दोस्तों, उनका वॉल्यूम मापा जाता है। जैसे आप एक रूम ले लीजिए, ठीक है, रूम में दोस्तों लंबाई, चौड़ाई और दोस्तों एक और चीज़ होती है ऊंचाई, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ एक फ्लैट सरफेस के बारे में दोस्तों, उसमें ऊंचाई नहीं होती है, लंबाई इंटू चौड़ाई होती है केवल। जैसे आप स्क्वायर शेप की किसी लैंड की बात कर सकते हैं दोस्तों, किसी प्लॉट की बात कर सकते हैं, तो वहाँ पर जो है उसमें आयतन नहीं माप सकते आप। आयतन मापने के लिए दोस्तों कम से कम 3 डायमेंशन जो है वो होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए अगर मैं बात करता हूँ घनत्व के बारे में, तो दोस्तों पदार्थ के इकाई आयतन में निहित द्रव्यमान, ठीक है, तो इसको क्या बोला जाता है, घनत्व बोला जाता है। और द्रव्यमान किसको बोला जाता है दोस्तों, किसी वस्तु का वजन और गुरुत्वाकर्षण के प्रति आकर्षण, उसकी दोस्तों जो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास निकल कर क्या आता है, द्रव्यमान निकल कर आता है, ठीक है। ये मैंने आपको पहले भी बताया था पिछले स्लाइड में, ठीक है। तो इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करते हैं, ठीक। अब देखिए दोस्तों, इस ब्रह्मांड में जो है दोस्तों लाखों तरह के अलग अलग द्रव्य ज्ञात हैं, ठीक है। तो दोस्तों उनको सबको क्लासिफाई कैसे किया गया दोस्तों, द्रव्य को सभी को क्लासिफाई किया गया दोस्तों ठोस, तरल या गैस के रूप में, ठीक है। इनको क्लासिफाई किया गया है गैस, तरल और ठोस के रूप में, ठीक है। अब देखिए अगर मैं बात करता हूँ आपसे, 3 टाइप के आपको मैंने बताया, ठोस, द्रव और गैस, ठीक है। तो सॉलिड स्टेट की हम अगर बात करते हैं दोस्तों, तो ठोस अवस्था वस्तु के निश्चित आकार और आयतन की घोतक है, ठीक है। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि दोस्तों ठोस वस्तु का जो है वो आकार निश्चित होता है, ठीक है, जिस शेप में होती है दोस्तों उसी शेप में रहती है, ठीक। और दोस्तों आयतन भी उसका निश्चित होता है, ठीक है, यानी कि जितना आयतन उसका होता है दोस्तों उतना ही रहता है जब तक उसमें कोई इंटरफेयर न किया जाए, ठीक है। अब देखिए बाह्य बल दाब लगाने पर ठोस में अपना आकार बनाने की क्षमता नगण्य संपीड्यता होती है, ठीक है। इसका क्या मतलब है दोस्तों इस लाइन का, कि अगर उसको मेटल यानी कि ठोस को सॉलिड स्टेट में अगर आप बाहर से कोई फोर्स लगाते हैं दोस्तों, तो उसके आकार में परिवर्तन हो सकता है, इसलिए इसमें नगण्य संपीड्यता पाई जाती है, ठीक है। अगर आप बाहर से फोर्स लगाएंगे दोस्तों उसकी शेप चेंज हो जाती है, ठीक। इतना सा आप अभी के लिए समझ के चलें, ठीक। अब देखिए अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों, इनके आंतरिक जो आणविक स्थान कम जबकि अणुओं के मध्य आकर्षण बल सर्वाधिक होता है। दोस्तों अगर मैं बात करता हूँ आपसे, देखिए मान लीजिए आप ये कोई सॉलिड है, ठीक है, तो दोस्तों इसके जो अणु है वो बहुत ऐसे बहुत पास होते हैं, ठीक है। तो इसमें अंतरा आणविक बल यानी कि इसके अंदर के अणुओं के बीच में जो दोस्तों गैप होता है वो बहुत कम होता है, ठीक है। और उसमें उनमें आपस में आकर्षण बल बहुत ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है। इसका इतना सा मतलब है इस लाइन का। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं लिक्विड स्टेट के बारे में। तो दोस्तों किसी निश्चित तापमान पर द्रव का निश्चित आयतन होता है और यह उसी बर्तन का आकार ले लेता है जिसमें से डाला जाता है, ठीक है। तो दोस्तों इतना सा आपको याद रखना है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए लिक्विड स्टेट, द्रव के अणुओं में आकर्षण बल ठोस की तुलना में कम होता है जबकि गैस की तुलना में अधिक होता है, ठीक है। एग्जाम्पल आप इसके देख सकते हैं, दूध, जल आदि, ठीक है। देखिए सॉलिड की अगर मैं बात करता हूँ आपसे, देखिए इसके अणु कितने आसपास है, आप देखिए यहाँ पर देख सकते हैं आप कितने पास इसके अणु पाए जा रहे हैं, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ लिक्विड की, तो इसमें थोड़ा सा दोस्तों गैप पाया जाता है, और गैसों में दोस्तों बहुत ज़्यादा स्पेस इसके अणुओं के बीच में पाया जाता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, देखिए गैस स्टेट की अगर हम बात करते हैं, किसी दिए गए तापमान पर गैस का न तो आयतन निश्चित होता है और दोस्तों न ही आकार निश्चित होता है, ठीक है। गैसों में अधिक अंतर आणविक स्थान होने के कारण दोस्तों उच्च संपीड़न पाया जाता है। इनके अणु दोस्तों इधर उधर भागते रहते हैं, ठीक है। इनके बीच में गैप भी बहुत ज़्यादा पाया जाता है, और दोस्तों इनके अणुओं के बीच जो आकर्षण बल होता है वो सबसे कम होता है, लेकिन संपीड्यता इनकी सबसे अधिक होती है, ठीक है। गैसों की संपीड्यता दोस्तों सबसे अधिक होती है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। व्हाट कॉज चेंज इन फिजिकल स्टेट ऑफ ए मैटर। दोस्तों द्रव्य की अवस्था परिवर्तन होने पे क्या क्या कारकों का प्रभाव पड़ता है, क्या क्या रीजन होता है दोस्तों, किन किन कारणों से उसकी जो अवस्था है वो चेंज होती है, इसके बारे में यहाँ पर लिखा गया है। देखिए अवस्था परिवर्तन भी पदार्थ की एक विशेषता है। किसी भी पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन कई कारकों पर निर्भर करता है, जैसे कि टेम्परेचर, आपका प्रेशर, ठीक है, इन चीज़ों पर ये बहुत डिपेंड करता है, ठीक। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देखिए अगर मैं बात करता हूँ चेंज इन फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर, ठीक है,
देखिए यहाँ पर देखिए लिखा गया है द्रव्य की अवस्था परिवर्तन की 8 प्रक्रियाएं दोस्तों। 8 जो टाइप है, उन 8 टाइप से दोस्तों द्रव्य की अवस्था में परिवर्तन हो सकता है दोस्तों। एक तो होता है आपका प्रगलन, ठीक है, और दोस्तों दूसरा होता है आपका वाष्पीकरण, संघनन, हिमीकरण और यानी कि जमना, और दोस्तों ऊर्ध्वपतन यानी कि सब्लिमेशन, निक्षेपण, आयोनाइजेशन और दोस्तों डी आयोनाइजेशन। एक एक के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, सब कुछ आप समझ जाएंगे, ठीक। देखिए एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले अगर आप सॉलिड को दोस्तों गलाएंगे यानी कि उसको लिक्विड स्टेट में आपको लाना है, तो दोस्तों उस प्रक्रिया को हम बोलते हैं ठोस से लिक्विड में आना, विगलन यानी कि मेल्टिंग, ठीक है। अगर हम लिक्विड से दोस्तों गैस में कन्वर्ट करते हैं किसी लिक्विड को, तो दोस्तों उसको बोलते हैं हम वाष्पीकरण यानी कि वेपोराइजेशन, ठीक है। और दोस्तों अगर गैस से भी आपको प्लाज्मा स्टेट में किसी भी मतलब मैटर को लेके आना है, तो दोस्तों उसको हम बोलते हैं आयोनाइजेशन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ और होती है दोस्तों, कोई सॉलिड ऐसा होता है दोस्तों जो लिक्विड में कन्वर्ट हो, जैसे जब मतलब उसको हीट दी जाती है दोस्तों मैटर को, तो वो मेल्ट होता है, ठीक है। लेकिन कुछ सॉलिड जो है दोस्तों ऐसे होते हैं, वो मेल्ट होकर लिक्विड में कन्वर्ट होने के बजाय सीधे गैस में बदल जाते हैं, ठीक है। इसको हम बोलते हैं दोस्तों सब्लिमेशन यानी कि ऊर्ध्वपतन, ठीक है। अब ये देखिए दोस्तों, ये सॉलिड कौन कौन से होते हैं। एक आपका होता है दोस्तों कपूर, ठीक है। जब आप कपूर को हीट देंगे, गर्म करेंगे, तो दोस्तों वो लिक्विड में कन्वर्ट होने की जगह सीधा गैस में बदल जाता है और उड़ जाता है, ठीक है। नेफ्थलीन भी इसका एक उदाहरण है। और दोस्तों अमोनियम क्लोराइड तो नहीं होगा यहाँ पर, इसके बारे में दोस्तों मैं बाद में बताऊँगा आपको, ठीक है। आयोडीन भी ऐसा ही है, ठीक। कपूर, नेफ्थलीन और दोस्तों आयोडीन, ये दोस्तों ऐसे ठोस होते हैं दोस्तों, जब आप इनको गर्म करते हैं तो ये सीधे इनका जो है वेपोराइजेशन हो जाता है और दोस्तों ये भाप बन जाता है यानी कि गैस बन जाता है, ठीक। और दोस्तों अगर हम सीधे गैस से ठोस में कन्वर्ट करें दोस्तों, अगर आप इसका टेम्परेचर कम करेंगे, ठीक है, तो गैस से कोई भी मैटर पहले लिक्विड में कन्वर्ट होता है, उसके बाद दोस्तों और ठंडा करने पर सॉलिड में कन्वर्ट होता है, ठीक है। ये चीज़ें आपको पता है। लेकिन दोस्तों कुछ पदार्थ ऐसे भी होते हैं दोस्तों, जब आप उनको ठंडा करते हैं गैस की अवस्था से, तो वो सीधा ठोस में बदल जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें भी आप ध्यान रखेंगे, इसके कुछ एग्जाम्पल भी मैं आपको बता दूंगा। अब देखिए अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों हिमीकरण यानी कि फ्रीजिंग, ठीक है। लिक्विड को अगर आप दोस्तों ठंडा करेंगे, ठीक है, तो दोस्तों वो क्या हो जाता है, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है और दोस्तों उसका क्या बन जाता है, बर्फ़ बन जाता है पानी का, ठीक है। अगर हम पानी का एग्जाम्पल लें, देखिए यहाँ पर लिखा भी गया है, तापमान 0 या उससे नीचे जाने पर द्रव का जमना हिमीकरण कहलाता है, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों आइस क्यूब के बारे में, अगर आइस क्यूब को आप खुले में छोड़ देते हैं तो दोस्तों, या फिर उसको टेम्परेचर आप देते हैं, तो वो द्रव में बदलना स्टार्ट हो जाता है। ठोस का द्रव में बदलना या पिघलना विगलन या परगलन कहलाता है, ठीक है। अब देखिए बात करते हैं वाष्पीकरण। तो दोस्तों वाष्पीकरण से है द्रव का गैस में बदलना, ठीक है। और कंडेंसेशन यानी कि संघनन आप किसको बोलते हैं दोस्तों, गैस का द्रव में बदलना, यानी कि गैस को जब आप ठंडा करेंगे दोस्तों और वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, तो दोस्तों उसको बोलते हैं हम संघनन यानी कि कंडेंसेशन। ये दोस्तों अवस्थाएं आपसे पूछी जाती है, और ये दोस्तों जैसे डिपोजिशन, ऊर्ध्वपातन पतन हो गया, आपका निक्षेपण हो गया। जैसे गैस को आपने लिक्विड में कन्वर्ट किया, तो दोस्तों इसमें आपने कौन सा मेथड यूज किया, संघनन। इस मेथड को क्या बोलते हैं दोस्तों, कंडेंसेशन। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, आप ये क्वेश्चन ध्यान रखना, ठीक है। ये सारे आपको ध्यान रखने हैं, कन्वर्ट करने वाले मेथड जितने भी हैं ये सब एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक। अब देखिए अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों ऊर्ध्वपतन, तो दोस्तों ड्राई आइस यानी कि शुष्क कार्बन डाइऑक्साइड असल में इसको बोलते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ऊर्ध्वपतन में ठोस बिना द्रव में बदले सीधे गैस में बदल जाता है, ठीक है। अब दोस्तों अगर हम बात करते हैं निक्षेपण के बारे में, तो दोस्तों निक्षेपण की क्रिया गैस सीधे ठोस में बदल जाती है, अभी मैंने आपको बताया भी था, ठीक है। गैस जो है सीधे ठोस में बदल जाती है, ठीक। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब देखिए द्रव्य का अगर हम वर्गीकरण करें दोस्तों, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, तो दोस्तों द्रव्य का अगर हम वर्गीकरण करते हैं दोस्तों, एक होता है आपका पदार्थ और एक होता है आपका मिश्रण, ठीक है। द्रव्य का अगर हम वर्गीकरण करते हैं दोस्तों पदार्थ जो होता है वो सबसे शुद्धतम रूप होता है किसी भी मैटर का, ठीक है। और मिश्रण में दोस्तों कई सारी चीज़ें मिश्रित होती है, कई सारी चीज़ें मिली हुई होती हैं। तो देखिए दोस्तों एक एक चीज़ के बारे में आपको मैं बता देता हूँ। देखिए पदार्थ का अगर मैं आपसे बात करता हूँ, पदार्थ भी यहाँ पर इसको पदार्थ को भी दो उसमें आप कन्वर्ट कर सकते हैं दोस्तों, एक होता है आपका एलिमेंट और एक होता है दोस्तों कंपाउंड, ठीक है।
अब देखिए एलिमेंट यानी कि तत्व आप किनको बोल रहे हैं यहाँ पर दोस्तों, जितने भी आपके पीरियोडिक टेबल में आपके तत्व पाए जाते हैं दोस्तों उनको बोलते हैं एलिमेंट यानी कि तत्व। ठीक है दोस्तों, वो सबसे प्योरेस्ट फॉर्म होती है मैटर की, किसी भी मैटर की। ठीक है, वो किसी से भी आप जितने भी पीरियोडिक टेबल में आपको पदार्थ देखने को मिलते हैं दोस्तों, वो सबसे शुद्धतम रूप उनका होता है। ठीक है, कंपाउंड की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो कंपाउंड वो होते हैं दोस्तों जिनमें कम से कम दो एलिमेंट जो है वो किसी एक फिक्स रेशो में आपके मिले हुए होते हैं, उसको दोस्तों बोलते हैं हम यौगिक। ठीक है, अब यौगिक को भी हम दो टाइप में और बांट सकते हैं दोस्तों, जैसे कि इनऑर्गेनिक, ठीक है, और आपका ऑर्गेनिक। ठीक है, यानी कि कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक, इसको भी हम दो टाइप में और बांट सकते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों एलिमेंट के बारे में, तो दोस्तों इसको भी आगे तीन टाइप में और बांट सकते हैं आप। इसको कैसे बांट सकते हैं दोस्तों, एक तो होता है आपका धातु यानी कि मेटल, एक होता है दोस्तों आपका अधातु यानी कि नॉन मेटल, और एक होता है आपका दोस्तों मेटलॉइड यानी कि उपधातु। ठीक है, अब अगर मैं मिक्सचर की दोस्तों बात करता हूँ, मिश्रण की बात करता हूँ दोस्तों, तो इसमें होता है आपका, एक होता है आपका समांगी मिश्रण यानी कि होमोजीनियस, और एक होता है दोस्तों आपका विषमांगी मिश्रण यानी कि हेट्रोजीनियस। ठीक है, समांगी मिश्रण आप किसको बोलते हैं दोस्तों, समांगी मिश्रण जैसे कि आपने पानी में आपने नमक घोल दिया, तो दोस्तों आप उसमें देख नहीं पाएंगे कि नमक घुला हुआ कहाँ है। ठीक है, यानी कि अच्छे से जो दोस्तों क्या होता है वो घुल जाता है। ठीक है, आप उनको अपनी आंखों से नहीं देख सकते अलग अलग। ठीक है, विषमांगी मिश्रण किसको बोलते हैं दोस्तों, विषमांगी मिश्रण उसको बोलते हैं जिसमें जैसे आप पानी में जो है रेत मिला देते हैं, तो दोस्तों उसको बोलते हैं हम विषमांगी मिश्रण। ठीक है, जिसको आप छान कर भी अलग कर सकते हैं, उसको बोलते हैं विषमांगी मिश्रण। ठीक, अब समांगी मिश्रण को भी आप एक और टाइप में बांटते हैं दोस्तों, सॉल्यूशन यानी कि विलयन। विलयन किसको बोलते हैं दोस्तों, जब किसी विलायक में दोस्तों किसी विलय को घोला जाता है दोस्तों, सोल्यूट किया जाता है, तो दोस्तों और वो अच्छी तरह से उसमें सोल्यूबल हो जाता है दोस्तों, तो उसको बोलते हैं हम विलयन। ठीक है, जैसे आप नमक चीनी और दोस्तों पानी का भी आप मिश्रण देख सकते हैं। ठीक है, वो अच्छे से इसमें दोस्तों देखें, यहाँ पर आपको एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, विलायक क्या होता है दोस्तों, घोलने वाला, यानी कि जिसमें आप कोई चीज़ घोल रहे हो, और दोस्तों विलय क्या होता है, जो आप घोल रहे हैं, जैसे आप नमक और चीनी, इसको बोलेंगे हम विलय। और दोस्तों जब आप इनको सबको घोल देंगे, सबका एक मिश्रण तैयार कर लेंगे, तो दोस्तों उसको हम बोलते हैं सॉल्यूशन यानी कि विलयन। ठीक है, अब देखिए विषमांगी मिश्रण जो होता है दोस्तों, इसको भी आप और दो टाइप में बांट सकता है, एक होता है आपका दोस्तों कोलोइड यानी कि कलिल, और एक होता है आपका दोस्तों सस्पेंशन यानी कि निलंबन। ठीक है दोस्तों, ये जितने भी आपको यहाँ पर इस स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं, जितने भी आपके ये पदार्थ, आपके एलिमेंट, यौगिक, और दोस्तों आपके कार्बनिक यौगिक, अकार्बनिक यौगिक, मेटल, नॉन मेटल, और दोस्तों मेटलॉइड, आपके मिक्सचर, ये सब कुछ दोस्तों एक एक चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, कुछ आज और दोस्तों कुछ कल, दो पार्ट में ये वीडियो पूरी कंप्लीट हो जाएगी आपकी दोस्तों। मैटर आपका जो पूरा टॉपिक है वो पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन आपको बाहर से देखने को नहीं मिलेगा दोस्तों, इन दो PDF से ही आपको सारा पेपर देखने को मिलेगा। मतलब मैटर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएंगे दोस्तों, वो इसी PDF से आपको देखने को मिलेंगे। ये जो दो PDF मैं आपको कराऊंगा 2 दिन में। ठीक है, बाहर से क्वेश्चन कोई नहीं आएगा। एक दोस्तों क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा दोस्तों, देखिए ये लास्ट स्लाइड थी। ठीक है, अगर कल मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा इसका सेकंड पार्ट। ठीक है, उसमें इन सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे। ठीक, एक क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर क्लियर करना चाहूँगा दोस्तों, कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि मैटर यानी कि द्रव्य की जो अवस्थाएँ होती है वो कितनी होती हैं। ठीक है, तो दोस्तों कोई कहेगा कि ठोस, द्रव और गैस 3 होती हैं, फिर कोई कहेगा कि जी एक प्लाज्मा भी होती है, तो 4 होती हैं दोस्तों। एक और स्टेट द्रव्य की पाई जाती है, मैटर की एक और स्टेट पाई जाती है। ठीक है, मैं नाम भूल रहा हूँ दोस्तों, कल मैं आपको बताऊंगा कौन सी स्टेट है वो। लेकिन जो दोस्तों मैटर यानी कि द्रव्य की जो अवस्थाएं होती है दोस्तों, 5 अवस्थाएं पाई जाती हैं। ठीक है, 2018 ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछा गया था कि द्रव्य की जो अवस्थाएं हैं वो आज तक कितनी खोजी जा चुकी हैं। तो दोस्तों प्लाज्मा से भी आगे एक और स्टेट खोजी गई थी दोस्तों, और उसको मिला के टोटल यहाँ पर 5 जो है स्टेट पाई जाती है द्रव्य की। ठीक है, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ये क्वेश्चन पूछा गया था ग्रुप डी 2018 में। ठीक है, आप चेक भी कर सकते हैं, अगर आपके पास कोई पेपर हो दोस्तों 2018 वाला ग्रुप डी का, तो आपको ये क्वेश्चन उसमें देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। ठीक है दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और दोस्तों चैनल को थोड़ा सा आप सपोर्ट जरूर कीजिए। आई नीड योर सपोर्ट दोस्तों, मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है इस टाइम। ठीक है,
तो आप चैनल को सपोर्ट थोड़ा सा करें और टेलीग्राम ग्रुप से भी आप जुड़ते रहे, सब कुछ मैं आपको प्रोवाइड कराता रहूँगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, अगर मैं बात करता हूँ आपसे प्रैक्टिस के बारे में कि आपको प्रैक्टिस कहाँ से करनी है, तो मैं वो भी अभी आपको बता देता हूँ। दोस्तों देखिए, ये टेक्स्ट बुक की सीरीज है, टेस्ट सीरीज, ठीक है, EMRS लैब अटेंडेंट के लिए। आपको देखिए दोस्तों, इसमें एक ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ये वाला सिमिलर PYP। दोस्तों नवोदय विद्यालय का जो अभी एग्ज़ाम हुआ था लैब अटेंडेंट का, उसका जो सिलेबस था दोस्तों सेम EMRS लैब अटेंडेंट के जैसा ही था, ठीक है दोस्तों। उसमें इतना ही टाइम मिला था आपको, इतने ही क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे, ठीक है। तो आपको ये पेपर जरूर अटेम्प्ट करके जाना है। इसमें आपको अपने आप को चेक करना है कि आपका स्कोर कितना जाता है, ठीक है। आपको इससे प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, ये आपको ज़रूर करके जाना है। और दोस्तों अगर मैं बात करता हूँ फुल टेस्ट के बारे में, तो दोस्तों इसमें बहुत सारे टेस्ट अवेलेबल हैं, आप इससे प्रैक्टिस कीजिए और आप अपना सिलेबस पूरा कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। और आप रिवाइज करें और दोस्तों प्रैक्टिस करें और दोस्तों उसको एनालाइज करें, ठीक है। जितने भी आप मॉक टेस्ट लगाते हैं उनको आप एनालाइज करिए, आप अपनी कमियों को पहचानिए, अपनी कमियों को सुधारिए और अपनी गलतियों से सीखिए, ठीक है। आप नेगेटिव कम से कम करने की कोशिश करें, आपका एग्ज़ाम डेफिनेटली क्वालिफाई हो जाएगा, ठीक है। तो ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ठीक है। आपको आराम से पढ़ते हुए जाना है, बस आपको टेक्स्ट बुक ऐप डाउनलोड कर लेनी है। और दोस्तों जब आप पास खरीदेंगे तो आप ये वाला कोड यूज कर सकते हैं, आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच।